हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। आपको लग रहा होगा सर अध्याय 8 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये पुराने एनसीईआरटी में आपका अध्याय 8 है। इसके पहले जो मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के पहले 4 चैप्टर हट गए हैं। आपका सॉलिड स्टेट हट चुका है बच्चों, ठोस प्रवस्था, तत्वों का निष्कर्षण जो आपका चैप्टर 6 था। इसके बाद चैप्टर 7 जो है बच्चों वो हट चुका है। इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं है, जिनके पास पुराने एनसीईआरटी बुक है या कि जो नवबोध या शिवलाल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए जो अलग से राइटर का बुक आता है ना बच्चों, उसमें जो है और चैप्टर नहीं हटाए गए हैं। इसके पीछे रीजन है, जो JEE नीट की तैयारी करता है उसके लिए वो सिलेबस नहीं हटा है, केवल और केवल 12th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए हटा है। इसलिए ये पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है और न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है। आज आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको 4 भागों में बांटा गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इस चैप्टर का पूरा पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, पूरा का पूरा निचोड़ चीज समझेंगे। जैसे सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं उनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, या उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। और एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड समूह कहते हैं। उन दोनों समूहों के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना ही है। ये चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, जिससे हर एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा। मुश्किल से 10 से 15 लेक्चर आएंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बच्चों इतना ध्यान रखना, हर एक आपको वीडियोज लेक्चर देखना है, प्लेलिस्ट में आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवर्त सारणी की। तो आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है आपका, यहाँ पे मैं पहला भाग बनाता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, जिसमें 2 समूह होते हैं बच्चों। ये आपका एस ब्लॉक कहलाता है, यानी आपका पहला जो समूह है एस ब्लॉक के तत्वों वाला समूह है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 10 वर्ग डी ब्लॉक के लिए यहाँ पर व्यवस्थित किया गया कि 10 वर्ग हैं इसमें। इसको 4 भागों में बांटा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। फिर से बच्चों ये जो हमारा पी ब्लॉक है ना, ये पी ब्लॉक, इसको लगभग 13 से 18 मतलब कुछ इतना दूर तक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अभी मैं यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं भरूंगा, केवल रूपरेखा समझा रहा हूँ कि ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को रखा कहाँ गया। और यहाँ पर आपका मान लीजिए 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17, फिर 18। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा एस और पी और डी। मतलब जो पहला भाग होता है वो एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। यहाँ पे जो है वो पी ब्लॉक और यहाँ पे जो डी ब्लॉक। एस पूरे के पूरे धन विद्युतीय हैं, ध्यान रखिएगा, और पी में धन और ऋण दोनों है, और डी में पूरे के पूरे धन विद्युतीय तत्व हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, एक्चुअल में यदि बात कहा जाए तो ये डी के ही बीच का है, डी के ही बीच का है। यहाँ पे लेंथेनम होता है और लेंथेनम के बाद के 14 तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डी ब्लॉक के तत्व ही है, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर है और अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में, यानी एफ के कक्षक में प्रवेश करते हैं। एफ के कक्षक मतलब एफ में कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। तो एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो कहने का मतलब इनको एफ ब्लॉक के तत्वों का नाम दे दिया गया, और इनके प्रॉपर्टी, इनके गुणों के आधार पर इनको अलग से व्यवस्थित कर दिया गया कि बोले भाई एक काम करते हैं, इनको थोड़ा 2 भागों में बांट करके 14 तत्वों के समूह में बांट दिया गया, जिसे हम लैंथेनाइड समूह और एक्टिनाइड समूह के नाम से जानते हैं। इतना तो आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जो हमारा डी ब्लॉक है एक प्रकार से धन विद्युतीय तत्व और ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच मध्यस्थता का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए तो इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अच्छा, जो हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, एस और पी ब्लॉक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें प्रतिनिधि तत्व के नाम से जानते हैं बच्चों। किस तत्व के नाम से? प्रतिनिधि तत्व। ठीक है, फिर हमारा जो डी है वो दोनों के बीच जोड़ने का काम करता है, इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब आप लोग कहोगे सर ये सब चीज क्या है? भाई सब बेसिक पृष्ठभूमि आप लोगों को बिल्कुल तैयार ही कर लेना चाहिए। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है बच्चों? आंतर संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है? आंतर संक्रमण तत्व।
अब थोड़ा सा एक यहां से मैं अर्थ निकालता हूं, संक्रमण तत्वों के ही अंदर के हैं, इसलिए इसे आंतर संक्रमण तत्व। जैसे इसमें n-1 डी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और n-2 एफ में इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसलिए n-1 के अंदर का है n-2, तो भाई साहब आंतर संक्रमण तत्व हो गया। ठीक है, पहले भी बता दिया कि F को पहले अलग से व्यवस्थित नहीं किया गया था, D के ही बीच में था, लेकिन बाद में हमारे आधुनिक आवर्त सारणी के जब हमारे मतलब मोसले साहब आए और इन्होंने व्यवस्थित किया, तब थोड़ा सा बोले भाई एक काम करो, इसको थोड़ा अलग व्यवस्थित कर दो, तो उनके आधार पर यहाँ पर आंतर संक्रमण तत्वों का नाम दिया गया। तो फिलहाल यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे। भाई यही जरूरी है ना, स्टार्टिंग में तो यही चीज है, हम भाई पहले डी ब्लॉक ही पढ़ेंगे। तो हम आप लोगों को एक मतलब थोड़ा सा एक प्रकार से बेसिक है उसको बताना चाहते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट्स है उसको आप कैसे पहचानोगे कि ये एस ब्लॉक के मतलब एलिमेंट्स हैं, या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, या कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। आप लोग हमेशा याद रखना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करे, बच्चों किसमें, एस में प्रवेश करे, तो समझ जाना ये जो एलिमेंट्स है एस ब्लॉक का है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करे तो समझ जाना ये कहाँ का है बच्चों, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालते समय यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपके डी में प्रवेश करे तो समझ जाना आपका ये डी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2 2s2 2p6, कितने भर गए बच्चों, 2 2 4 6 10। फिर हमारा आता है 3s2, ठीक है, फिर हमारा 3p6, कितने हो गए, 2 4 6 10 2 12 6 18। फिर आता है 4s2, 4s के बाद आता है 3d और आपका 1 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां पर आप देख सकते हो डी उपकक्ष के कक्षक में प्रवेश करता है, अर्थात कहने का मतलब डी कक्षक में प्रवेश करता है। डी कक्षक इसमें मान लीजिए 5 कक्षक होंगे, किसमें बच्चों, इसमें 5 कक्षक होंगे और इसके ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो 5 कक्षक है, देख सकते हो। जैसे तीसरे कक्षा के डी उपकक्ष के कक्षक में प्रवेश करता है, यानी डी उपकोष कहलाता है। आप सबको पता है उपकोष की संख्या 4 होती है। उपकोष की संख्या 4 कौन कौन सी, एक एस, ठीक है, एस उपकोष, फिर पी उपकोष, फिर बच्चों डी उपकोष और एफ उपकोष, इनमें भी कक्षक होते हैं। इसमें 1 कक्षक, इसमें 3 कक्षक, इसमें 5 कक्षक, इसमें 7 कक्षक। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी के कक्षक में प्रवेश कर रहा होता है, तब हम कहेंगे कि ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी डी ब्लॉक का तत्व है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। तो यदि परिभाषा सबसे पहले कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में समूह उसे 12 तक रखा गया है। और इसके आगे थोड़ा सा आप लोग परिभाषा लिखेंगे कि भाई डी ब्लॉक के तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, आप लोग लिखें, आप लोग परिभाषा लिखते चलेंगे, मैं जो बोलूंगा उसको आपको लिखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहेंगे। तो आप लोग कहोगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष मतलब डी उपकक्ष के कक्षक में प्रवेश करता है, या आप सीधा सीधा लिख सकते हैं डी के कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, तो वे तत्व जो है डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि देखो जरा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच का तत्व है और दोनों के बीच मध्यस्थता करता है, दोनों को जोड़ने का प्रयास करता है, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाता है। इसमें आप देखो जरा, 4s मतलब कक्षक की संख्या हमारे पास, मतलब ये चौथे कक्षा में है, तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बच्चों हमारा जो d है वो n-1 है, देखो जरा, 4 से कम है ना 3, इसलिए n-1 है। तो यहाँ पर d में भाई 1 से और अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि इसमें जो भी हमारा एलिमेंट्स होगा डी ब्लॉक का, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन, कभी कभी आपका एनएस में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये जब आप क्रोमियम और कॉपर का अपवाद पढ़ोगे तो आपको समझाऊंगा, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझो। और n-1 में डी में आपका 0 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपका 10, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये चीज़ आप
जाने रहो भाई साहब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा तैयार होता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, बताओ जरा बताओ। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम जानते हैं कि भाई एस ब्लॉक यानी धन विद्युतीय तत्व और ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच में रखा गया है और ये संक्रमण का कार्य करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा गया है। क्यों कहा गया बच्चों, समझ गए ना। अच्छा, आप लोगों की बुक में और परिभाषा मिल जाएगा कि संक्रमण तत्व वे कहलाते हैं जिनकी समान आक्सीकरण अवस्था में आंशिक रूप से भरा हुआ डी कक्षक होता है। आंशिक रूप से मतलब पूर्ण भरा ना हो। जैसे यहाँ पर आप डी में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन भरा है, डी कक्षक मतलब डी के 5 कक्षक हैं और 5 में से आंशिक रूप से एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं भरा है, तब उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कह सकते हैं। देखो यहाँ पे परिभाषा आप देख सकते हो कि संक्रमण तत्व की परिभाषा आपके कई सारे बुक्स आएंगे, हर बुक्स में अलग अलग परिभाषा मिलेगी, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि हमने बताया ना कि एफ ब्लॉक के तत्वों का जो स्थान है संक्रमण तत्वों के ही भीतर है। संक्रमण तत्वों के भीतर इस प्रकार से बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि 58 से लेकर 71 तक आपका लेंथेनाइड समूह है और 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक ये आपका एक्टिनाइड समूह है। तो ये डी ब्लॉक के ही बीच के हैं, डी ब्लॉक के ही हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग रखा गया, लेकिन ये डी ब्लॉक के अंदर के हैं, इसलिए इन्हें आंतर संक्रमण तत्व कहा गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर होते चले, आप लोगों के मन में डाउट ना रहे। जैसे डी ब्लॉक के 3 ऐसे तत्व हैं जिन्हें सिक्का धातु कहा जाता है, जो ग्राह्य समूह के हैं। ग्राह्य समूह का मतलब आप लोग जब पढ़ोगे बच्चों समूह के रूप में, जैसे आपका पहला समूह, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो ये 11वां में 3 एलिमेंट्स जिन्हें हम सिक्का धातु कहते हैं, वो 3 धातु हैं आपका कापर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, कापर, सिल्वर, गोल्ड यानी सोना। ये 3 जो आपके धातु हैं इन्हें सिक्का धातु के नाम से जानते हैं, जिनकी समान आक्सीकरण अवस्था डी उपकक्ष आंशिक रूप से भरा होता है। इन्हें सिक्का धातु, यदि ऑब्जेक्टिव में आ गया कि सिक्का धातु किन्हें कहा जाता है, तो कापर, सिल्वर और सोना। हम मुख्य रूप से आज किस लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे बच्चों कि डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया। ये देखिए आपका ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब यदि इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा बोर्ड एग्जाम के लेवल से, तो फिर पूछ दिया जाएगा कि आप लोग डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण समझाइए। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि मान लीजिए अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करेगा, तो आपका 3D संक्रमण श्रेणी कहलाएगा, जिसे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। प्रथम संक्रमण श्रृंखला या प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, यदि बच्चों अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है तो आपका द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहलाएगा। यदि 5D में प्रवेश करता है तो आपका तृतीय संक्रमण श्रेणी कहलाएगा, और यदि 6D में प्रवेश करता है तो बच्चों ये चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहलाएगा। तो हमने देखा कि डी ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 3D संक्रमण श्रेणी, 4D, 5D और 6D। इसको इस प्रकार से क्यों बांटा गया है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि 3D में प्रवेश कर रहा है तो आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कहलाएगा। 4D में प्रवेश करेगा तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व कहलाएगा। 5D में प्रवेश करेगा तो तृतीय का कहलाएगा, और 6D में करेगा तो चतुर्थ का कहलाएगा। अब इनके एलिमेंट्स को भी आपको याद करना ही करना है, इसमें कोई दुरा वाली बात नहीं बच्चों। यदि आ गया कि 3D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, क्वेश्चन बन गया, तो आपको करना ही करना। और ये सारे एलिमेंट्स आज अभी आप तैयार कर लेना। आज मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसके ट्रिक आपको खुद बनाना है, आप लोगों को खुद तैयार करना। मैं सारे एलिमेंट्स का नाम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3D में क्या है बच्चों? स्कैंडियम से शुरू होता है, यानी परमाणु क्रमांक 21 से शुरू होता है, और जिंक तक परमाणु क्रमांक 30 तक, जिन तत्वों का नाम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये आपके पास कितने? 10 एलिमेंट हैं। 21 से शुरू होता है स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21 से 30 तक के तत्वों को हम 3D संक्रमण श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। यदि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए बच्चों, तो हमने आपको बताया कि अंतिम, जैसे हमारा मान लीजिए 3D में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो कहीं ना कहीं 4s में इलेक्ट्रॉन भरेगा। 4s में आपका 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और इसमें 1 से 10 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ऐसे ही बच्चों जब हम द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं तो ये आपका 39 से स्टार्ट होता है। कहां से? 39। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मालिब्डिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये हमको सीधा याद रहता है बच्चों, आप लोगों को भी याद करना है। लास्ट आपका कैडमियम होता है जो आपका होता है 39 से 48 तक होता है। ठीक है, 39 से 48 तक ये कैडमियम होता है। अच्छा, इसके बाद जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे थे 3D में प्रवेश कर रहा था। अगले स्टेप में हमने आपको बताया कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी है तो ये 4D में प्रवेश करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4D में प्रवेश करेगा बच्चों, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और जो आपका अंतिम कक्षा है वो 4s यानी 5 कक्षा में जाता है तो 5s में चला गया, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो सकते हैं। ऐसे ही क्रम आगे आप पाते जाओगे। सही है कि नहीं? कि जैसे आपने कहा इसमें 3D में प्रवेश किया, इसमें 4D में प्रवेश किया, अगले बार 5D में प्रवेश करेगा। जो तीसरा है ये लेंथेनम है, संतामन है, फिर आपका 72 से स्टार्ट होता है। इन्हीं के बीच के 14 तत्व F में चले गए हैं। कहां चले गए? F में। और ये आपका 80 पे समाप्त होता है। मतलब लेंथेनम के बाद सीधा यहां पर बच्चों हाफनियम है, फिर टेंटेलम, फिर टंगस्टन है, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। तो 80 जो मरकरी है 80 तक है। मतलब 57 के बाद के और 72 के बीच के 14 तत्वों को हम 4f और 5f के नाम से जानते हैं। तो ये अलग रख दिया गया बच्चों, अलग से श्रेणी बना दी गई है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की। और इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन 5D में 1 to 10 हो सकते हैं और 6s में 1 to 2। s में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं जाता बच्चों, क्योंकि एक ही कक्षक होता है। एस ब्लॉक के तत्वों में एक ही कक्षक होते हैं और मतलब एक ही कक्षक है। किसी भी एस ब्लॉक का तत्व ले आप भैया, उसमें एक ही कक्षक होगा और 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते। इसके बाद आपका आता है बच्चों चतुर्थ श्रेणी, जिसे 6D श्रेणी के नाम से जानते हैं। और 6D श्रेणी के नाम से तुम यहां पर कहेंगे 6D 1 to 10 और यहां पर 7s 1 to 2, मतलब 1 से 2 तक। अच्छा, यहां पर आप लोगों को जैसा मैंने बताया था कि बच्चों आप लोगों का स्टार्टिंग कहां से होगा। आपने लेंथेनाइड पढ़ा और यहां पे ये एक्टिनाइड, जिसका एक्टिनाइड का परमाणु क्रमांक 89 है, ये यहां से स्टार्ट होता है। लेकिन यहां से आपके 14 तत्व कहां चले जाते हैं? मतलब रदरफोर्डियम के पहले 104 से फिर आपका ये कहां तक होता है? 112 तक होता है, 104 से 112 तक। तब यहाँ पे आपके 10 मतलब एलिमेंट्स पूरे होते हैं। 10 ही आपके हर एक श्रेणी में 10 ही एलिमेंट्स रहेंगे, चाहे आप बात करो 3D की, चाहे आप 4D की, चाहे 5D, चाहे 6D। अब इतना यदि आपने तैयार कर लिया ना तो पूरा हमारा वर्गीकरण खत्म हो गया। ठीक है, इसके वर्गीकरण को समझते हैं। 3D, 4D, 5D डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रृंखलाओं बांटा गया। 3D, 4D, 5D, 6D कहलाता है। 3D में हमने कहा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी कक्षक में प्रवेश करेंगे, मतलब डी उपकोष के कक्षक में। भाई डी उपकोष है, देखो भाई हम जानते हैं कि परमाणु में कक्षा होता है और हर कक्षा में उपकक्षा होता है और उपकक्षा में कक्षक होते हैं, ये सबको पता है। भाई कोष की संख्या 1, 2, 3 जिसे KLMN से दर्शाते हैं। ठीक है, आपके उपकोषों की संख्या पहले कक्षा में आपका S उपकोष होता है, दूसरा में SP होता है, तीसरा में SPD होता है, चौथे में SPDF होता है। अब इनके कक्षक भी पाए जाते हैं। S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक और F में 7 कक्षक। तो जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है 3D संक्रमण श्रेणी, वो D कक्षक में प्रवेश करेगा। ये कहां से कहां तक है? ये आपका स्कैंडियम से जिंक तक समाप्त होता है। स्कैंडियम 21 से प्रारंभ होता है और जिंक पर समाप्त होता है। इनके अंतिम कक्षों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों 3D 1 to 10 और 4s 1 to 2 है। मतलब 1 से 2 तक S में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 3D में आपके 1 से 10। इसमें टोटल कितने कक्षा होंगे? 4 कक्षा होंगे।
इसीलिए चौथे कक्षा में भी S में इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों, इतना ध्यान रखना। यह आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में इसमें कुल तत्वों की संख्या 10 है। ठीक, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो भी चीज आपको तैयार करना पड़ेगा। यहां पर हम तो भाई साहब देखो, आप यदि 11th क्लास में ट्रिक से याद किए हो तो अच्छी बात है, हमने ट्रिक भी प्रोवाइड कर रखी है। आप लोगों को यदि दिक्कत होगी तो हम इसका ट्रिक भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फिलहाल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक एक सांस में याद है। आप लोग भी ऐसे ही 1-2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। आप 12th में स्टैंडर्ड में भैया हमेशा ट्रिक काम नहीं करता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 21 से प्रारंभ होता है, 30 तक चलता है बच्चों। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में ही प्रवेश करते हैं, इसलिए 3D संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। हमने आपको क्रम बताया ना कि देखो जरा, समान अंतिम इलेक्ट्रॉनिक बेस 3D 1 to 10, फिर 4D में जाएगा, फिर 5D में, फिर 6D। तो ये क्रम तो आपको रट्टा करना ही नहीं है। एक बच्चा ने आज कमेंट किया था, सर आप सीधा रट्टा कराते हो, कुछ अंदर तक जाती ही नहीं हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, यही चीज मैं 10 मिनट में कवर कराता था पहले, और यही चीज अब 25 मिनट तक चला जाता है। जितना हो सकता है डीप में जाता हूं ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे, तैयार भी हो जाए। लेकिन आप लोगों को हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कभी पढ़ते नहीं है, चैनल पे आ जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो सब कॉपी पेन में रट्टा ही चल रहा है। ऐसा नहीं है, एक बार अंदर जाकर देखो कि कॉपी पेन में भी कितना खूबसूरती है। थोड़ा सा पढ़ के देखो, माइंड थोड़ा सा प्रेजेंट रखा करो पढ़ाई करते समय, तभी आपको समझ में आएगा। वैसे तो रट्टाफिकेशन वाले दुनिया में बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो आप लोग पढ़ोगे भैया तभी समझ में आएगा। आप सोचोगे कि कोई टीचर आपके माइंड में सीधा घुसेड़ दे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगले नंबर पे 4D में हमने कहा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करेगा। 4D में 1 to 10 और 5s 1 to 2। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जाएगा बच्चों? आपके यूट्रियम से, यूट्रियम कह सकते हैं, इट्रियम कह सकते हैं, यूट्रियम भी मिल जाएगा, कहीं कहीं इट्रियम मिल जाएगा। तो इट्रियम 39 से 48 तक जाता है। इट्रियम से आपके कैडमियम तक, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये आपको एक सांस में याद होना चाहिए, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं। कुछ चीजें ऐसी है तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बचपन से आपका नाम रोहन है तो आपका नाम रोहन ही रहेगा, कोई आपको याद करेगा तो रोहन नाम याद ही करना पड़ेगा। ऐसे इट्रियम 22 है, इसका नाम इट्रियम है तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं बच्चों। ये एलिमेंट्स आपको बिल्कुल तैयार करना 11th क्लास में, इसलिए हर टीचर ठूठ उसको आपके माइंड में घुसेड़ना चाहता है कि बच्चा इसे याद कर लो। डी ब्लॉक की मतलब SPD इतना तो तैयार ही कर लो, F ना हो पाए तो कोई बात नहीं। यदि यार आप साइंस लिए हो और साइंस में आप 118 एलिमेंट्स तैयार नहीं कर सकते हो तो फिर क्या काम का। तो भाई एलिमेंट्स तो बनना ही चाहिए, किसी भी दम पे बनना चाहिए बच्चों। तो ये आपका हो गया इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रेडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यहां पर यदि लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं भाई, इट्रियम शुरू होता है, कैडमियम समाप्त होता है, 10 तत्व होते हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद पहुंचते हैं 5D में। आप लोगों ने अब सब कुछ समझ लिया, बात मात्र अब आपको एलिमेंट्स तैयार करना है। 5 में भी आपने समझा कि जिससे आपका पहले 3D था, इसके बाद 4D, इसमें आपका 5D हो जाएगा, फिर 6D हो जाएगा। जो आपका भैया 21 से 30 तक था, फिर 39 से 48 तक था, फिर आपका यहां पर लेंथेनम से शुरू होता है, फिर हाफनियम पे जाता है। भाई लेंथेनम La है, लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम, गोल्ड, मरकरी। अब ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये हमारा देखिए भाई एलिमेंट्स तैयार करना ही पड़ेगा। इसके बाद जब हम चतुर्थ श्रेणी की बात करेंगे तो 6D हो जाएगा। ये एक्टिनियम से शुरू होता है, रदरफोर्डियम से, फिर डबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हैस्बियम, मेटेरबियम, डमस्टोडियम, रोंटजीनियम, कॉपरनीशियम। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है, अब इसमें कुछ है नहीं बच्चों। अब आप जब 6D में जाओगे तो बोला यही जाएगा कि यहाँ से शुरू होता है एक्टिनियम से, फिर प्रारंभ होकर के बीच में आपके 90 से 103 तक के तत्व F में चले जाते हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर आप देख लो कि यह लेंथेनम से शुरू होता है, हाफनियम से फिर मरकरी Hg 40 तक जाता है। इस समूह के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D 1 to यहाँ पे 10 है ना, 1 to 10 रखना आप, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन, और 6s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। और बीच के जो लेंथेनम के बाद के जो 14 तत्व हैं ना बच्चों, वो लेंथेनाइट समूह में अलग व्यवस्थित कर दिए गए। और यहाँ पर 6D में आप लोगों ने पढ़ा, 6D में क्या है कि बीज परमाणु 90 से 103 तक, भाई 89 एक्टिनियम है, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व मतलब 90 से 103 तक के तत्वों को F ब्लॉक में, जिसे एक्टिनाइट समूह के नाम से जानते हैं, वहां पर व्यवस्थित कर दिया गया है। तो ये एलिमेंट्स हैं, एक्टिनियम है, फिर रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, फिर हैस्बियम, HS होता है हैस्बियम, ठीक है। ये देखो हैस्बियम, फिर मेटेरनियम,
डम स्टेडियम, रोन्डजिनियम, कॉपरनिचियम। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आगे चर्चा करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का पूरा कोर्स कराया जाएगा। थोड़ा सा समय लिया जाता है ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी कराया जा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि बच्चों आप लोगों को डाउट ना रहे। बस उम्मीद यही रहता है कि आप बेहतर से बेहतर पढ़ाई करें। आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करके शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।